भरे मंच से हजारों की भीड़ के सामने धमकियां दी गईं, गालियां दी गईं, मारने पीटने की बात कही गई। इसके साथ ही खूब पैसा खर्च किया गया, अंधाधुंध पैसा खर्च हुआ और बाहुबल का दमखम हुआ, बाहुबल का प्रदर्शन हुआ। जी हां, बीएमसी के चुनाव में यह सब कुछ हुआ है। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका की सत्ता पाने के लिए एक और जहां ठाकरे ब्रदर्स 20 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर एक हो गए, एक साथ मंच पर आए, साथ में चुनाव लड़ा, मराठी मानुष वाला कार्ड खेला, भावुक अपील की, आक्रामक चुनाव प्रचार किया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने भी हिंदुत्व का कार्ड खेला और सीधे कह दिया कि मुंबई का अगला मेयर हिंदू ही बनेगा, वो मराठी भी होगा। तो महाराष्ट्र की इस सियासी जंग में महाराष्ट्र की जनता, खासकर मुंबई की जनता, किसे बीएमसी की सत्ता सौंपने वाली है, इस पर ही आज हम तर्कश में बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि आज बीएमसी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण रैलियां हुई। लोगों ने अपना आखिरी दांव खेल दिया, या कहें आखिरी प्रचार में जो भी दम लगाना था वो लगा लिया है। अब महाराष्ट्र की जनता, खासकर मुंबई की जनता, 15 जनवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। इसके बाद 16 जनवरी को जनता ने जो भी फैसला सुनाया है वो सबके सामने आ जाएगा कि किसे मिलेगी सत्ता और कौन बैठेगा विपक्ष में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ इस बातचीत में कई सारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनका मैं आपसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ेंगे आलोक वत्स जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसके साथ ही संजय गुप्ता जी जुड़ेंगे, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके साथ ही इंतखाब फारूकी जी जुड़ेंगे, वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के प्रवक्ता हैं। इन लोगों से हम बीएमसी चुनाव के मद्देनजर बातचीत करेंगे और कई सारे सवाल हैं, उनके जवाब भी लेंगे। वो सवाल जो जरूरी सवाल हैं, क्योंकि बीएमसी के चुनाव में इस बार सारी राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया गया है। बेहद ही खर्चीला चुनाव हुआ है और जुबानी जंग तो ऐसी कि किसी को भी सुनने पर लगेगा कि भैया ये कैसा राजनीति का स्तर आ गया है। खुलेआम गालियां दी गई, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए बीएमसी चुनाव से जुड़े हुए कुछ और अपडेट आपको बता देते हैं। देखिए, बीएमसी का जो बजट है वो 70,000 करोड़ से ज्यादा का है। भारत के कई ऐसे राज्य हैं छोटे छोटे जिनका कुल बजट इतना नहीं है जितना बीएमसी का अकेले का बजट है। कौन से वो राज्य हैं? जैसे गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया। यहां का टोटल बजट उतना नहीं जितना अकेले बीएमसी का बजट है। तो एक तो ये हो गया, पैसे का पूरा खेल है। इसके साथ ही बीएमसी की सत्ता में जो बैठता है वो मुंबई पर सीधे तौर पर राज करता है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, मुंबई माया नगरी है, फिल्मों की पूरी दुनिया है, बॉलीवुड वहीं बसा है। इसके साथ ही बड़े औद्योगिक घरानों का घर भी मुंबई में है। अंबानी भी मुंबई में रहते हैं, अडानी भी मुंबई में रहते हैं। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि बीएमसी की सत्ता में पहुंचना या बीएमसी की सत्ता को हासिल करना कितनी बड़ी चीज होती है। और इसीलिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरा दमखम लगाया है इस चुनाव में। और इस चुनावी लड़ाई में कौन कौन से प्रतिभाग कर रहे हैं या कौन किनके किनके बीच में लड़ाई है, ये भी आपको थोड़ा बता देते हैं। देखिए, एक और तो है ठाकरे भाइयों का गठबंधन, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसे मनसे कहते हैं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, जिसे शिवसेना यूबीटी कहते हैं। इसके साथ ही शरद पवार की पार्टी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद गुट, उसको भी कुछ सीटें दी गई है। तो एक गठबंधन हो गया ये। दूसरी ओर सत्ताधारी गठबंधन है, जो गठबंधन इस वक्त महाराष्ट्र की विधानसभा में सरकार चला रहा है। उस गठबंधन में कौन कौन है? भारतीय जनता पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी, इसके साथ ही एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, और इसके साथ ही अजित पवार से हालांकि उनका वैसा गठबंधन नहीं हो पाया। तो एक खेमा ये हो गया। और तीसरा मोर्चा भी है, तीसरा गठबंधन भी है। वो गठबंधन है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरीके से कह लें कि त्रिकोणीय लड़ाई ये लग रही है पेपर पर, लेकिन जो जमीन से रिपोर्ट आ रही है वो यही बता रही है कि मामला सारा द्विपक्षीय है। यानी ठाकरे भाइयों की सीधे लड़ाई है महायुति गठबंधन से। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का सीधा सामना है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से। और इसी वजह से इस लड़ाई को लेकर ना सिर्फ मुंबई में चर्चा हो रही है, बल्कि दिल्ली में भी खूब चर्चा हो रही है। और अभी 24 घंटे से तो चेन्नई में भी खूब चर्चा हो रही है। अब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि चेन्नई में भारतीय जनता पार्टी के जो युवा नेता हैं और तमिलनाडु में भाजपा का भविष्य कहे जा रहे हैं, अन्नामलई, जो आईपीएस अधिकारी वाली नौकरी छोड़कर राजनीति में आए, उनको लेकर राज ठाकरे ने बीते दिनों बहुत ही खराब बयान कह सकते हैं वो दिया। सीधे तौर पर उनको गाली दे दी और इसके साथ ही अन्नामलई को रसमलाई तक कह दिया। और राज ठाकरे ने कहा कि
तुम्हारा महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, और महाराष्ट्र की धरती पर अगर दिख गए, मुंबई की जमीन पर अगर पैर रख दिया तो एमएनएस के कार्यकर्ता पैर तक काट देंगे। तो ये सब धमकियां दी गई हैं अन्नामलई को, जो भाजपा से हैं। अन्नामलई को धमकियां क्यों दी गई? क्योंकि अन्नामलई ने कह दिया था कि मुंबई जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र का शहर नहीं है, वो अंतरराष्ट्रीय शहर है, इंटरनेशनल सिटी है। और इसी बात पर जो लोग थे एमएनएस के, वो भड़क गए। तो अब ये चुनाव जो हो रहा है, या आज जो प्रचार खत्म हुआ है, इसमें प्रमुख मुद्दे क्या रहे वो भी आपको बता देते हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको भी बताया कि मराठी मानुष का कार्ड खेला गया, हिंदुत्व का कार्ड खेला गया। देखिए, बहुत ही लोकल चुनाव होता है मुंबई का, और यहां पर जिसके पास बाहुबल होता है, जिसके पास जमीन पर लड़ने की ताकत होती है, वही भारी पड़ता है। अभी तक ताकत शिवसेना के पास थी। बाला साहब ठाकरे की मुंबई में तूती बोला करती थी। उस जमाने में शिवसेना एक छत्र बीएमसी पर राज करती थी। उसके पास कट्टर शिवसैनिक हुआ करते थे, जो बाला साहब के एक इशारे पर मातोश्री से बैठकर एक इशारा करते थे और मुंबई पूरी ठप पड़ जाती थी। लेकिन बाला साहब ठाकरे का 2012 में निधन हो गया। इसके बाद उद्धव ठाकरे के हाथ में पार्टी की कमान आई, और उद्धव ठाकरे वो ऐसे आक्रामक नहीं है जैसे बाला साहब ठाकरे आक्रामक हैं। उद्धव ठाकरे थोड़ा सौम्यभाषी हैं, ज्यादा बातचीत करना उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन स्टाइल उनका वही है राजनीति करने का जो बाला साहब ठाकरे का था। वो भी घर में बैठकर राजनीतिक फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, और कहा जाता है इसी वजह से उन्हें अपनी पार्टी भी गंवानी पड़ी, या पार्टी उनकी टूटी। तो राज ठाकरे जो हैं वो बाला साहब ठाकरे के भांजे हैं, और राज ठाकरे की अपनी पार्टी है, 2006 में पार्टी बनाकर अलग हो गए थे। तो उद्धव और राज दोनों ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा। उद्धव और राज की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है मराठी मानुष। दोनों ही मराठी भाषा को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं, और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मुंबई में बैठकर कोई आदमी, महाराष्ट्र में बैठकर कोई आदमी हिंदी में बात करे, तमिल में बात करे, तेलुगु में बात करे। वो चाहते हैं कि सभी लोग जो मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, वो मराठी में ही बात करें। और इसीलिए आए दिन आप देखते होंगे एमएनएस के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता उन बिहारी लोगों के साथ मारपीट करते हैं, उत्तर भारतीय लोगों के साथ मारपीट करते हैं जो हिंदी बोलते हैं। वो जबरदस्ती करते हैं उनके साथ कि आपको मराठी ही बोलनी पड़ेगी। तो ये हो गया उद्धव और राज का मुद्दा। वो फिर से चाहते थे कि बाला साहब के जमाने वाला मराठी मानुष का कार्ड खेला जाए और उसी के जरिए बीएमसी की सत्ता पाई जाए। दूसरी ओर भाजपा ने क्या किया? भाजपा का जमीनी आधार पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में बढ़ा है। देवेंद्र फडणवीस ने काफी मेहनत की है जमीन पर। भाजपा का संगठन पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है, और शिंदे का बाहुबल भी है जमीन का। और भाजपा ने कोशिश की कि थोड़ा बहुत मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, लोगों को बताया जाए कि शिवसेना को आपने 25 साल बीएमसी की सत्ता दी, उन्होंने कुछ नहीं किया, इस बार हमें दीजिए, हम कुछ कमाल करके दिखाएंगे। और इसके साथ ही हिंदुत्व का कार्ड भी खेला गया। बीजेपी की ओर से साफ कहा गया कि अगर उद्धव की सेना आई अगर सत्ता में, तो हो सकता है मुस्लिम मेयर बन जाए मुंबई का। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, वहां का अगला मेयर हिंदू होगा और मराठी भी होगा। तो इन दोनों के ये मुद्दे रहे। कांग्रेस के भी अपने मुद्दे रहे, लेकिन कांग्रेस इस चुनाव में ज्यादा प्रभावशाली नजर आ नहीं रही। कांग्रेस ने भी अपने मुद्दों से चुनाव लड़ा, महंगाई और भी बहुत सारी बातें कही कि इन दोनों के बीच में आपको नहीं फंसना है, आपको सही मुद्दों पर वोट डालना है। तो मोटा माटी तीनों जो प्रमुख गठबंधन है उनके चुनावी मुद्दे यही थे। उन्होंने इन्हीं मुद्दों का आधार बनाकर चुनाव लड़ा। तो चलिए अब बातचीत शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा मोटा माटी की बीएमसी के चुनाव में क्या हुआ और चुनाव प्रचार के दौरान क्या हुआ। अब बातचीत में हमारे साथ जो है वो आलोक वत्स जुड़ गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी राय जाहिर करते हैं। कई बार पार्टी लाइन से हटकर भी बहुत कुछ बोल देते हैं। आलोक जी, आपका वन इंडिया पर बहुत स्वागत है सर। आप कई बार तर्कश में आ चुके हैं, हमारे दर्शक आपसे भली भांति परिचित हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि मराठी मानुष का कार्ड तो ठाकरे भाइयों ने खेल दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस कार्ड का आपके पास कोई जवाब था नहीं, कार्ड थी नहीं। और अगर मराठी वोटर एकमुश्त होकर ठाकरे भाइयों के पास चले गए तो आपका सपना लग नहीं रहा कि पूरा हो पाएगा। आलोक सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए वैभव जी, ये मराठी मानुष का कार्ड कोई नया नहीं है, ये पुराना कार्ड है। बाला साहब ठाकरे के समय से ये कार्ड चलता आया है, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। वहां पर दूसरे शहर के लोग भी, हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों से, अलग अलग जगहों से काफी लोग वहां आकर बस गए हैं। उनकी बाल बच्चों की शादियां भी वहीं हो गई हैं, और वो लोग पूरी तरीके से
वहां के रंग में रंग गए। चूंकि राज ठाकरे पहले भी इस बात को उभार कर अपनी राजनीति चमकाने की कवायद कर चुके हैं, लेकिन उसका इनको कितना लाभ मिला ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। कहीं मुश्किल से 1 या 2 सीट ये जीत पाए, खुद तो कभी नहीं जीत पाए। उद्धव ठाकरे का भी कमोबेश यही हाल है। वो बाला साहब की लीगेसी तो उनसे छीन गई, लेकिन बाला साहब के काम करने का स्टाइल नहीं छीना। वो पब्लिक में कम, घर में ही ज्यादा टाइम व्यतीत कर लेते हैं। बाला साहब का एक अपना आकर्षण था। बाला साहब ने बहुत गलियों का पहले कुछ खाक छाना था, और तब जब उनका एक तरीके से साम्राज्य स्थापित हो गया तो वो घर से ही बैठकर उसका संचालन करते थे। और इस क्रम में राज ठाकरे ने विभिन्न अलोकतांत्रिक कारनामों को भी अंजाम दिया। उद्धव ठाकरे ने भी उसका सपोर्ट किया। बिहार और पूर्वांचल के निरीह लोगों पर थाली, ये ठेली, खोमचा, टैक्सी चलाने वाले, पानी पूरी बेचने वाले, घोड़ा दौड़ाने वाले, वो जो बीच है वहां पर जो घोड़ा दौड़ाता है सब, वो सब भी बिहार का ही है। और भी इस तरीके के फैक्ट्रियों में लोडिंग अनलोडिंग करने वाले, उन सबको इन्होंने टारगेट किया, उनको मारा पीटा, उनके साथ बदतमीजी भी की। लेकिन बिहार और पूर्वांचल की सहिष्णुता को देखिए। इनके जो भाई बंधु मराठी लोग इन जगहों पर कार्यरत हैं, बैंकों में, ऑफिसों में, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में, यहां के लोगों ने उनको छुआ तक भी नहीं। लेकिन फिर भी ये छुटभैया पॉलिटिक्स करने के लिए इस हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। मैंने खुले मंच से इनको बहुत दफा ललकारा है कि किन्हें ललकारा है आपने? कद्दू इस टाइप के लोगों को, क्योंकि ये मामला बहुत पुराना है, ये मारपीट का। आज ये नया कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 साल पहले, 4 साल पहले से ये हरकतें चालू हैं। तो मैंने इनको कहा था कि अव्वल पर सिथुआ चौक, मतलब जो दूर कद्दू पर चक्कू चला के तुमने कौन सी बहुत बड़ी अपनी दिलेरी दिखाई है। आपको भी मालूम होगा वैभव जी, वहां ये जितने गैंग हैं बाहुबलियों के, उसमें ज्यादातर शार्प शूटर जो है वो पूर्वांचल का ही है और बिहार का। अगर इनको हिम्मत थी तो 2-4 शार्प शूटर को उल्टा के दिखा देते तो मैं मानता कि हाँ, आपके अंदर कुछ ताकत है। उस सड़क पर ठेली वाला जा रहा है, उसको 5 आदमी मिलकर पीट दिए आप। लेकिन आलोक जी, यही राज ठाकरे लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मंचों पर दिखते थे, पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते थे, भाजपा को वोट देने की बात करते थे। तब तो आपको राज ठाकरे बहुत अच्छे लगते थे, आज राज ठाकरे खराब लग रहे हैं। देखिए, एक चीज बता दे वैभव जी, जिसको आप कहते हैं ना खिना गया, भारतीय राजनीति को इन नेताओं ने हर दल के बिल्कुल घिना दिया है, घृणा का पात्र बना दिया है। ये जितना मैनिफेस्टो है उसको अब लोग पढ़ता है, जानते हैं किस लिए? कि वो क्या करने जा रहा है इसके लिए नहीं, कौन क्या देने वाला है इसके लिए। मतलब फ्री में या नगदी। तो राजनीति अब सिमट के आ गई है नगदी और फ्री में क्या दे रहे हैं उस पे। अब बात समझ गए कि नहीं? जी। और
कौन किसके साथ मिल जाएगा और कौन किसके साथ छोड़ देगा, ये तो आप जैसे पुराने पत्रकार के भी बस की बात नहीं रह गई है। लेकिन सर ये मिलने बिछड़ने का खेल तो आप भी बहुत खेलते हैं। नहीं, पॉलिटिकल मैरिज एंड पॉलिटिकल डिवोर्स ओनली फॉर पर्सनल गेन्स, और कोई कारण नहीं। आम आदमी का मन राजनीति से घृणित हो चुका है इनके कारनामों के कारण। इसलिए जिसकी जहां पर पौ पारा होती है वो उसको ले लेता है। लेकिन आलोक जी, सर महाराष्ट्र में अभी जो राजनीति का स्वरूप दिखता है, इतने सारे दल हो गए हैं, एक एक नाम से दो दो पार्टियां हो गई हैं, वो सब बीजेपी का ही तो किया धरा है। पहले शिवसेना टूटी, शिंदे खेमा अलग, उद्धव खेमा अलग, एनसीपी तोड़ी गई, शरद गुट अलग, अजीत पवार गुट अलग, तो दो दो गुट बन गए हैं, 4 ये पार्टियां हो गई। बीजेपी पहले से है 5, कांग्रेस 6, और भी अगर 2-3 पार्टियों को जोड़ लें, एमएनएस जोड़ लें, एआईएमआईएम भी वहां पहुंच चुकी है, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है। तो इतनी छिछलेदार तो आपके जरिए ही की गई है सब कुछ। देखिए, मैं एक चीज बताता हूं, सही कहा आपने, आप बिकिएगा तब तो कोई खरीदेगा आपको, आप टूटिएगा तब तो कोई तोड़ेगा आपको। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी आदर्शवादिता के लिए जाने जाते हैं। बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं अकेला चलो की राह पर हैं, लेकिन किसी जैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं। जो टूटने, आप मेरा हम सफर बनिएगा तभी तो मैं आपको साथ लूंगा, जबरदस्ती उठा के थोड़ी ले आऊंगा। लेकिन आप सब लोग तो जबरदस्ती हम सफर बना लेते हैं। मान लीजिए कोई आपका हम सफर नहीं बनना चाहता, उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा देते हैं, वो बेचारा जेल ना जाने के डर से बोलता है कि चलिए आपसे। अरे एक चीज बताइए, जुड़ जाते हैं। जिस 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 एजेंसी का स्ट्राइक रेट ही 3% हो, उससे क्या डरना। आप ईडी का स्ट्राइक रेट जानते हैं कितना है? तो आप जानते हैं कि नहीं? आप तो आप खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक होता है, इसलिए उसका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, उसको कोई खबर लगती है वो जाके उसका तहकीकात करता है, और उसका स्ट्राइक रेट 3% है। 100 आदमी को पकड़ता है तो 3 आदमी उसमें दोषी पाए जाते हैं। अब आप इससे जो अनुमान लगाना है लगा लीजिए, लेकिन सच्चाई तो यही है जो मैं कह रहा हूं। आप भी पता कर सकते हैं कितने % उनका स्ट्राइक रेट है। चलिए हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं इंतिखाब फारूकी जी। आपका बहुत स्वागत है और इंडिया पर। फारूकी जी, पहला सवाल मेरा यही है कि 25 सालों तक आपके पास बीएमसी की सत्ता रही। ईयरफोन दे जल्दी। फारूकी जी, आप तक आवाज आ रही है? ईयरफोन तेरा। चलिए फारूकी जी आपसे सवाल का जवाब लेंगे जी। आलोक जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। मैंने ये कहा ना, जिस तरीके की अब राजनीति हो गई है, कोई कमजोर आदमी तो उसमें खड़ा होने का बातें नहीं सोच सकता है। मैं आर्थिक कमजोरी की बात कर रहा हूं। इतने पैसे वाले हैं, हर दल से वही लोग टिकट ले रहे हैं। हाँ, ये तो आलोक जी आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि कोई सामान्य घर का लड़का, आलोक पैसा खर्च, वैभव जी जो पैसा खर्चेगा, वैभव जी जी जो पैसा खर्चेगा, पावर में आने के बाद वो पैसा कमाएगा। बिल्कुल, आपकी इस वाली बात से तो मैं बिल्कुल सहमत ही हूं। मुझे नहीं लगता कि किसी सामान्य घर का कोई लड़का अगर विधायक सांसद बनने की सोचे तो आज के दौर में ये संभव हो पाएगा, क्योंकि सब कुछ संभव है। नहीं, संभव है। कहाँ संभव है सर? अगर आप किसी बड़े राजनेता के पुत्र या पुत्री है तब। मैं सामान्य घर की बात कर रहा हूं सर। सामान्य घर का तो दरी बिछाने, ताली बजाने, माला पहनाने के लिए। चलिए फारूकी जी जुड़ गए हैं। फारूकी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपके पास 20 से 25 साल तक बीएमसी की सत्ता रही,
कायदे से होना तो ये चाहिए था कि आप बीएमसी के चुनाव में जा रहे थे तो मुंबई के लोगों को बताते कि देखो हमने 20 साल में ये काम किए, ये विकास कार्यों को पूरा किया और अब ऐसा ऐसा काम करेंगे। लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं? वही पुराना मराठी मानुष वाला दांव फिर से खेल रहे हैं। मराठियों से भावुक अपील कर रहे हैं कि इसी बार आखिरी बार है, अगर इस बार आपने वोट नहीं दिया तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म हो गया। ये भावुक अपील करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपके पास गिनवाने के लिए कोई काम नहीं है क्या? मेरी आवाज आ रही हाँ जी, आवाज आ रही है सर। आवाज अभी आपकी साफ नहीं आ रही सर, कुछ शायद दिक्कत आ रही है। फारूकी जी एक बार आप चेक कर लीजिए। बीएमसी चुनाव को लेकर कई सारे सवाल हैं जिसका हम जवाब लेंगे शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता से। अभी फिलहाल आलोक जी से ही बातचीत करते हैं। आलोक जी, आप खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं सर, लेकिन इतने खुलेआम आप बातों को स्वीकार कर लेते हैं और बोल लेते हैं, आपको ऊपर से दबाव नहीं बनाया जाता कि ये सब क्यों बोलते हैं आप? आलोक सर, आलोक सर आपकी आवाज अब नहीं आ रही अभी। अनम्यूट कर दीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आलोक सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अपने दर्शकों को हम बीएमसी चुनाव से जुड़ी हुई और थोड़ी बहुत जानकारियां बता देते हैं जो बीएमसी चुनाव के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसको जानने समझने में काफी मदद मिलेगी दर्शकों को, और चुनाव की प्रक्रिया पूरी कैसे अंजाम दी गई है वो सब भी आपको बताएंगे। देखिए, इस बार जो है बीएमसी में 227 वार्ड हैं और अगर बीएमसी की सत्ता आपको हासिल करनी है तो 114 के करीब आपके पास पार्षद होने जरूरी हैं अगर आपको अपना मेयर बिठाना है तो। और बीएमसी में इस बार 1700 के करीब उम्मीदवार हैं सभी पार्टियों को मिलाकर, और इसके लिए वोटिंग जो है वो 15 जनवरी को होगी और नतीजे आएंगे 16 जनवरी को। 1700 उम्मीदवार, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चुनाव अपने आप में होता है। कहने के लिए महानगर पालिका है, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा है। और वोटर कितने हैं? वोटर लगभग 3.5 करोड़ हैं। 3 करोड़ 48 लाख लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो अपने आप में किसी राज्य से कम नहीं है इसका चुनाव, राज्य के बराबर भी है। और मैंने आपको बजट बता के ये बता ही दिया है कि बजट में तो कई सारे राज्यों से आगे भी है। और यही सब वजह है कि हर कोई चाहता है कि मुंबई में अपना मेयर बिठाए। अभी कुछ देर पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इतिहास बता रहा था कि कैसे बाला साहब के जमाने में शिवसेना का बीएमसी पर एक छत्र राज हुआ करता था। और जब भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद से बदलाव शुरू हुए, नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली पहुंचते हैं, अमित शाह भी दिल्ली आते हैं, तो भाजपा में एक बड़ा परिवर्तन आता है। भाजपा की महत्वाकांक्षा बढ़ती है, हर राज्य में अपनी सत्ता बिठाने की, अपनी सरकार बनाने की एक लालसा सी आती है अंदर। और इसी में बीएमसी भी बीजेपी का एक सपना बन जाता है। बीजेपी चाहती है कि बीएमसी में भी उसे सत्ता हासिल हो। 2017 में जब आखिरी बार बीएमसी को चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी ने खूब जोर लगाया था, बहुत ताकत लगाई थी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और उस समय मोदी की लहर एक तरीके से देश में हावी थी। 2014 के बाद से 3-4 सालों तक कई राज्य दर राज्य बीजेपी जीतती जा रही थी। और हालांकि शिवसेना यूबीटी उस वक्त संयुक्त शिवसेना हुआ करती थी, उद्धव ठाकरे उसके मुखिया हुआ करते थे, अपना किला बचाने में कामयाब हो पाए थे। बहुत मामूली अंतर से 84 के आसपास पार्षद चुने गए थे उद्धव ठाकरे के, और 82 बीजेपी के। सिर्फ 2 पार्षद ज्यादा जिताकर मेयर वाली कुर्सी अपने पास रख पाए थे सुरक्षित उद्धव ठाकरे। लेकिन इस बार ऐसा बहुत सारे लोगों को नहीं लगता है, क्योंकि बीजेपी 2017 के मुकाबले अब और ज्यादा मजबूत हो गई है। 9 साल सत्ता का स्वाद उसे मिल चुका है और बीजेपी इस बार अपना मेयर बना सकती है, ऐसा बहुत सारे लोग अनुमान जता रहे हैं। और कई सारे जो सर्वे आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा हो जाए। आलोक जी के पास फिर से चलेंगे। आलोक जी, आप तक आवाज जा रही है सर? आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल सर।
मेरा सर सवाल था वो थोड़ा व्यक्तिगत ही था, आप अब जवाब देना चाहें तो दे दीजिए, बाकी हम बीएमसी पर ही बात करेंगे। मैं ये पूछ रहा था हम्म, कि आप जो खुलकर बोलते हैं भाजपा से जुड़े होकर भी, क्या भाजपा का आला कमान आपको कुछ रोकता टोकता नहीं है? अभी तक तो वैभव जी कोई ऐसी दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुई है। जब होगी तब फैसला लेंगे कि क्या करना है। अभी तक तो कहीं से कुछ। आ, आलोक जी, अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि बीएमसी की सत्ता भाजपा के लिए कितनी जरूरी है, और भाजपा का एक सपना सा है कि बीएमसी में अपना मेयर बिठाया जाए। आपके बारे में कई सारे राज्यों को लेकर कहा जाता है, और खासकर बीएमसी को लेकर, जैसे पश्चिम बंगाल को लेकर कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चाहती है कि वहां अपना मुख्यमंत्री बने, अपनी सरकार बने, और इसके साथ ही तमिलनाडु में भी आप लोग काफी जोर लगा रहे हैं। लेकिन बीएमसी को लेकर इस बार आप कितना आशान्वित हैं, कितना आपको लग रहा है कि आप करीब पहुंच गए हैं? क्योंकि मैंने आपसे एक बार और इससे पहले भी एक सवाल पूछा था कि ठाकरे भाई जो है वो मराठी मानुष का कार्ड बहुत भली भांत खेल रहे हैं, बहुत भावुक होकर बोल रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार आप मेयर बना पाएंगे? देखिए, राजनीति में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, और अभी देश के जनमानस में नरेंद्र मोदी जी को लेकर बहुत आस्था और विश्वास है। कोई दूसरा नेता आसपास भी खड़ा होने की पोजीशन में नहीं है। रैंकिंग में भी अगर पॉपुलैरिटी में देखिएगा तो एक आदमी का है 52%, दूसरे आदमी का है 4%। तो एक तरीके से आप समझिए कि देर इज नो अपोजिशन अगेंस्ट हिम। और उस पद्धति को अगर देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको लगता है मोदी जी का नाम बीएमसी के चुनाव में उतना ज्यादा वोट दिला पाएगा? क्योंकि बीएमसी के चुनाव तो बहुत लोकल लेवल के होते हैं, बहुत निचले स्तर पर जाकर देखिए लोग देखिए वोट करते हैं। अब इस बात को छोड़ दीजिए आप। जी। मोदी जी का नाम हमने चुनाव में भुनाया है, और जम के भुनाया है, तो यहां भी भुनाने से बाज नहीं आएंगे। आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल समझ रहे हैं सर आपकी बातों को। विधानसभा के चुनाव में पूर्व के प्रधानमंत्री लोग स्टेट के एक दो जगह भाषण देके चले आते थे। मैं अटल जी के सानिध्य में बहुत रहा हूं। वो पटना, मैं बिहार के संदर्भ में बताता हूं, और विधानसभा का चुनाव होता था तो पटना, मुजफ्फरपुर या गया, दो जगह वो भाषण देते थे, किसी दो जगह पर। लेकिन अब की तो वो स्थिति नहीं है। जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे किसी दल के हों, गली कुची सब में घूम के भाषण दे रहे हैं। लेकिन बीएमसी में प्रचार करने तो नहीं गए सर? बीएमसी में क्योंकि हम संगठन से मजबूत हैं वहां, और जो हमारा अलायंस है। आलोक जी, आपका मुंबई आना जाना हुआ है? अभी हाल में कब गए थे आप? 2-3 महीना पहले। आपको वहां की आबो हवा में कुछ बदलाव नजर आया इस बार? देखिए, लोग विकास के लिए वोट करना चाहता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, और विकास नरेंद्र मोदी के ही राज में संभव है। और सब तो आने के साथ चोर चुहारी में लग जाता है। आए दिन उनके नेता किसी न किसी कांड में पकड़े जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को मैं सैल्यूट करूंगा कि उनके नेतृत्व में न राज्य में न सेंटर में अभी तक एक भी सो कॉल्ड स्कैम या घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन लेकिन आलोक जी, अजीत पवार के ऊपर आप सभी ने बहुत आरोप लगाए। देवेंद्र फडणवीस ने भाषण देते हुए, रात का समय था, मुंबई आसपास के कहीं इलाके में वो रैली कर रहे थे, और बहुत लोकप्रिय भाषण दिया था उन्होंने, जब उन्होंने कहा था कि अजीत दादा को तो हम जेल भेज कर रहेंगे, अजीत दादा चक्की पीसिंग पीसिंग, ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला था। और आज वही अजीत पवार आपके साथ हैं, जिनके ऊपर सिंचाई घोटाला के करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था आपने। वैभव जी, फिर आप मेरे मुंह में उंगली कर दिए। तो निकाल दीजिए सर राजनीतिक फिर।
नहीं नहीं, राजनीतिक शुचिता है क्या? ये सब कॉमन बात है, कलयुग है। आपके जैसा शरीफ आदमी रोड ना पड़ा है। इस कलयुग में दानव सबका ही ज्यादा चलती है। अब दानव ऐसा मत कहिए सर प्रवृत्ति, अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर। नहीं नहीं, दानव प्रवृत्ति। अच्छा। मैं दानव नहीं कह रहा हूं, अब आप सोचिए ना, 3 साल के बच्ची के साथ रेप। आपका दिमाग क्या सोचता है जब आप इस घटना को सुनते हैं? तो कोई आदमी कर सकता है इस काम को? कोई दानव प्रवृत्ति का ही तो आदमी ऐसा काम कर सकता है। और ये होता है कि नहीं होता है? इसकी खबरें चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं आप लोग? चलती है सर। तो फिर दानवी प्रवृत्ति, बहुत बहुत लोगों को आप कहते हैं तू तो गधा है, उसको पूछ थोड़ी लगा होता है, क्योंकि मानसिक तौर पर वो आपके नजर में कमजोर है तो आप कहते तू गधा है। इसी तरीके से जो दानवी प्रवृत्ति का है उसको लोग कहते हैं जानवर है। ये तो जानवर है मनुष्य के भेष में। आप समझे कि नहीं? जी। तो इसी के बीच में हमको आपको सरवाइव करना है। आलोक जी नहीं नहीं, चार्ल्स डार्विन ने एक बार कहा था कि आने वाले समय में इस युग में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। जो इसमें चल पा रहा है वो जिंदा है, जो नहीं चल पा रहा है वो गया हवा खाने। चाहे राजनीतिक हवा खाने चला गया हो, या सोशल हवा खाते चला गया हो, आलोक या जी बिजनेस हवा खाने। सर मेरा महाराष्ट्र को लेकर ही एक और सवाल है। थोड़ा भविष्य की बातें कर लेते हैं। बीएमसी में किसे सत्ता मिलती है किसे नहीं, ये तो 16 जनवरी को पता चल ही जाएगा। आपके पास अभी केंद्र में बहुमत नहीं है, 240 लोकसभा सांसद हैं आपके पास, 272 चाहिए केंद्र की सत्ता हासिल करने के लिए। 32 आप सहयोगों के दम पर सरकार चला रहे हैं, उसमें जेडीयू भी है, टीडीपी भी है आंध्र प्रदेश वाली, और भी कई सारे छोटे मोटे दल हैं। मान लीजिए कि जो बीच बीच में बात चलती है, उद्धव ठाकरे की 9 लोकसभा सांसद आपके साथ आना चाहें, या उद्धव ठाकरे की ओर से कोई इशारा दिया जाए कि हम साथ में फिर से गठबंधन करना चाहते हैं, क्या भविष्य में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यूबीटी का कोई गठबंधन बन सकता है? देखिए बाबा जी, इस पर वक्तव्य देने के लिए हम लोगों का कद बहुत छोटा है। ये सब फैसला शीर्ष नेतृत्व लेता है। लेकिन अगर कोई आना चाहे तो अपना संख्या बल कम करने बढ़ाने के लिए तो कोई भी लेने को तैयार होगा। अब ये है कि उनके आने से शिंदे फैक्टर पर कितना असर पड़ता है, इसको भी पहले नाप तोल करना होगा। इनमें से कौन फैक्टर ज्यादा मजबूत है? 2 लोकसभा सांसद ज्यादा हैं, शिंदे के पास 7 हैं, उद्धव के पास 9 हैं। देखिए, एमएलए की भी बात होगी, पंचायत में भी किस तरीके के लोग चुन के आते हैं, सारा चीज का मूल्यांकन होगा, तभी कोई ऐसा फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो भी फैसला होगा वो पार्टी के हक में ही होगा, पार्टी के मजबूती के लिए ही होगा। गठबंधन अब एक तरीके से नियति बन गई है मोस्ट राज्यों में, और सेंटर में तो पिछले 10-20 साल से इसी तरीके का सरकार ही चल रहा है। कहां सर, आपने 10 साल अपने दम पे सरकार चलाई है। वो जनता का एक, नहीं, उस समय भी हमारे पास गठबंधन के लोग थे। पिछली बार हमारी संख्या बल पिछली से पिछली बार हमारी संख्या बल अकेले में काफी थी सरकार बनाने के लिए, लेकिन फिर भी हमने जो हमारे एलीज थे उनको रखा था अपने साथ, किसी से चलिए नाता नहीं तोड़ा था। आलोक जी, एक दो छोटे सवाल और हैं सर, उसके बाद हम अपनी बातचीत को खत्म करेंगे। राज ठाकरे ने अन्नामलई को लेकर जो कुछ कहा है उस पर आपका क्या सोचना है? आप एक बीजेपी नेता होने के नाते राज ठाकरे को क्या कहना चाहेंगे? जो उन्होंने गाली दी है, बकायदा गाली ही थी वो, उसमें कोई किंतु परंतु हो ही नहीं सकती। देखिए, कौन किस स्तर का नेता है ये पूरे देश को मालूम है। राज ठाकरे इज नॉट
वेल बिहेव्ड पॉलिटिशियन। हो सकता है आप भी उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने जाए तो एक थप्पड़ खींच ले। मतलब अभद्र व्यवहार के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन ये सब कवायद उनका जो है वही मुंबई तक ही सीमित है। अगर बिहार यूपी में आके ये ऐसा भाषा बोले तो शायद इनका वापिस होना मुश्किल हो जाएगा। इसको कहते हैं ना कुआं का मेढक। ये सब कुआं का मेढक नेता है। ये सब राष्ट्रीय नेता नहीं हो सकता है। ये अपने चारदीवारी में ही सीमित होके जितना भौंकना है भौंक लें, जितना काटना है काट लें, उससे ऊपर ये कहीं नहीं जा सकते। ये अपने पिंजरे के शेर हैं, उसके बाहर कुछ नहीं है। बाहर आने की उनको जरूरत ही क्या है सर? मुंबई और महाराष्ट्र उनके लिए काफी है। इतना धनी, इतना संपन्न राज्य है, तो उनको सब कुछ तो मुंबई मिल रहा है। तो मुंबई या महाराष्ट्र में कौन ही बहुत बड़का जीत हासिल किए हुए हैं? कितने एमएलए हैं इनके? कितने एमपी हैं राज ठाकरे के? ये आपसे छिपा है क्या? तो इनके भौंकने से कहां वहां का मराठी मानुस जाग गया? अरे उसको विकास चाहिए। बहुत दिन हो गया ये सब करते हुए। आलोक जी, नाउ दे नाउ आ, नाउ दे वांट प्रोग्रेस। They don't want to be downgraded in the name of religion, language and other things. आ, आप समझ गए कि नहीं? जी, एक आखिरी सवाल सर। जो उत्तर भारतीयों को लेकर राज ठाकरे कह रहे हैं कि अगर आपने मराठी नहीं बोली तो मैं सबक सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे मराठी बोली जाती है। और उनका सबक सिखाने का मतलब वही है कि उनके एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं वो आपके घरों में आएंगे, आपके दफ्तरों में घुसेंगे, आपके साथ मारपीट करेंगे, बोलेंगे कि मराठी बोलकर दिखाओ। तो वही सब वो कहने का उनका मतलब था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे एक उत्तर भारतीय होने के नाते? देखिए, भारतीय लोकतंत्र के तहत किसी भी भारतीय को पूरे देश में एक कहीं जाने की आजादी है, बसने की आजादी है, नौकरी करने की आजादी है, शादी करने की आजादी है, जो भी हो करने की आजादी है। और उस आजादी को रोकना किसी के भी द्वारा ये देशद्रोह है। ये देशद्रोह का काम है। ये अनारकी फैलाने का काम है। अगर बिहार पूर्वांचल के लोग भी उग्र हो गए और ढूंढ ढूंढ के मराठी सबको लगे यहाँ पर छौन छोटा करने, तो क्या हाल होगा? इसलिए मैं इनसे अनुरोध करता हूं, राजनीति कीजिए, लेकिन बेल्ट से नीचे की राजनीति मत कीजिए। बेल्ट के ऊपर जितना सीना चौड़ा करके करना है राजनीति कीजिए। डोंट गो बिलो द बेल्ट। भारत की अस्मिता, भारत की एकता, अखंडता को खंडित करने का प्रयास मत कीजिए। चलिए आलोक जी, आपका बहुत धन्यवाद सर वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। और आज तो आपके कोई आए ही नहीं, तो लगता है हम ही आप रह गए पूरे डिबेट बिल्कुल में। बिल्कुल हमारी ही बातचीत हुई सर। कई सारे मेहमान थे लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। आपसे फिर बातचीत करेंगे सर, कई सारे और लोगों को साथ में जोड़कर एक अच्छे पैनल में आपसे बातचीत करेंगे। और देखिए, महाराष्ट्र में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार अभियान अब खत्म हो चुका है। अब 15 तारीख को मुंबई की जनता और महाराष्ट्र की जनता अपने अपने जो भी नगर पालिका होगी, नगर निगम होंगे, वहां के लिए वोट डालेंगे। और जो वोट डालेंगे, जो मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उसका नतीजा आएगा उसके ठीक अगले ही दिन यानी 16 जनवरी को। और 16 जनवरी को ही पता चल पाएगा कि जो इतना सब कुछ हुआ है, गाली गलौज हुई है, धमकी दी गई है, पैसे का खेल चला है, इन सब का कोई मतलब निकला भी है या नहीं। और जिन लोगों ने ये सब किया है, क्या उन्हें सच में वहां की जनता ने चुनना पसंद किया है या नहीं, सब कुछ 16 जनवरी को पता चल जाएगा। और थोड़ी सी जानकारी आपको और बता देता हूं, महाराष्ट्र विधानसभा की वर्तमान में स्थिति क्या है। ये जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी, उसके पास ना तो महाराष्ट्र की विधानसभा में एक भी विधायक है, ना लोकसभा में एक भी सांसद है, न राज्यसभा में एक भी सांसद है, न विधान परिषद में एक भी सदस्य है। हर जगह शून्य शून्य शून्य। तो राज ठाकरे की वर्तमान में
राजनीतिक हैसियत इतनी है। अब उद्धव ठाकरे की बात करते हैं। विधानसभा में उनके पास 20 विधायक हैं, लोकसभा में 9 सांसद हैं और 3 राज्यसभा के सांसद हैं। ये हो गई उद्धव ठाकरे की स्थिति। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, शिवसेना शिंदे गुट, उसके पास 57 के करीब विधायक हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा में 7 लोकसभा सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो केंद्र की सत्ता में वो है ही, 240 लोकसभा सांसद हैं। महाराष्ट्र में उसके पास अपने दम पर 132 विधायक हैं, 145 की विधानसभा होती है, मतलब वो चाहे तो अपने दम पर भी सरकार चला सकती है। सिर्फ 13 विधायक चाहिए होंगे। इसके साथ ही अजीत पवार वाली जो एनसीपी है, उनके पास 41 विधायक हैं और लोकसभा के सांसद 1 हैं। इसके साथ ही शरद पवार की जो पार्टी है, उनके पास जो है वो 7 लोकसभा के सांसद हैं और विधायकों की संख्या उनकी है 16। कांग्रेस पार्टी के पास महाराष्ट्र में सिर्फ 10 विधायक हैं। माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के पास 16 विधायक हैं और शरद पवार के पास 10 विधायक हैं। तो ये रही महाराष्ट्र की राजनीति की वर्तमान की स्थिति। विधानसभा में कौन कितना मजबूत है, लोकसभा में कौन कितना मजबूत है और इन चुनाव में, नगर निकाय नगर पालिका के चुनाव में कौन कितना मजबूती से दावेदारी पेश किया है और किसे कैसे नतीजे मिल सकते हैं, उन सब चीजों पर चर्चा की हमने और भी कई सारे मसलों पर बातचीत हुई आलोक जी के साथ। तो आज तर्कश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए आप वन इंडिया पर बने रहिए और हमारा शो आता है देश दिन भर, वो देखना ना भूलें। आप जरूर देखें क्योंकि उसमें आपको पूरे दिन का हाल खबर सब पता चल जाएगी, क्या हुआ, कैसे हुआ और सब कुछ बहुत विस्तृत अंदाज में आपको मिलेगा। तो देश दिन भर आप जरूर देखिए। अब तर्कश में आपसे कल मुलाकात होगी। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.